देखिए नेक्स्ट मेथड एक आता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। लेट अगर एक बॉडी थी, बॉडी ए, एंड ये बॉडी ए कैसी है, न्यूट्रल है। हमने क्या किया, इसको चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है अगर, तो हमें यहाँ पर एक बॉडी चाहिए पहले तो, जो ऑलरेडी कैसी हो, चार्ज हो। देन हम इस बॉडी को, इस चार्ज बॉडी बी को बॉडी ए से कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट में ला करके रखते हैं। दोनों ही चीजें हैं। जब हम इस तरह से इसको कांटेक्ट में रख देंगे या कांटेक्ट में ला देंगे किसी वायर के थ्रू, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, सिंपली इसमें कुछ एक्सिस चार्ज है पॉजिटिव, वो चार्ज इस कंडक्टिंग पाथ के थ्रू कंडक्ट होता हुआ बॉडी ए पर आ जाएगा। मतलब कुछ चार्ज बॉडी ए बी में से कुछ चार्ज सिंपली ट्रांसफर होता हुआ कहां पर पहुंच गया, बॉडी ए पर पहुंच गया। ये जो आपको यहाँ पर मेथड दिख रहा है, इस मेथड के थ्रू अभी आपने जब बॉडी ए को चार्ज किया है, तो आप बोल सकते हो कि सिंपली यहाँ पर चार्ज कंडक्ट होता हुआ आया है, एंड देन ये बॉडी चार्ज हुई है। तो ये एक सिंपल सा मेथड हो गया। अभी यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं कंडक्शन मेथड के थ्रू हमने बॉडी को चार्ज कर दिया। ओके, नेक्स्ट केस क्या है, ये कंडक्शन का एग्जांपल हो गया, आप इसको साथ में बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ आप यहाँ पर बना सकते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है। हाँ, 11th में आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो लाइट के अंदर पढ़ ही लिया हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा ही होगा भाई, कोई रिप्लाई दो। फोटो यस इलेक्ट्रिक सर। यस इफेक्ट सर। आपने पढ़ा है क्या? हाँ, यस यस सर सर। केमिस्ट्री। ये सब पढ़ा अभी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है ये पता है। वापस में रिकॉल करा रहा हूँ एक बार। हमने इस तरह की कुछ बात की थी, लेट एक मेटल है, ओके, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस को मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये नीचे मेटल है। हमने यहाँ पर बोला कि लेट अगर यहाँ से अगर इस मेटल सरफेस पे सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हो, एच न्यू, ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको बेसिकली इस मेटल सरफेस से स्केप आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ओके, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है उनको, वो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है। अगर वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट इंसिडेंट होगी इस मेटल सरफेस पे, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को रिसीव करेंगे, रिसीव करके उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करते ही उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो सिंपली क्या होंगे, इस सरफेस से जंप आउट करके बाहर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर सेम लॉजिक यहाँ पर हम लगा रहे हैं कि अगर इस तरह के केस को देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखें, तो यहाँ पे भी तो आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेट एक कंडक्टिंग एक मेटल है, एक मेटल है, एक मैंने एक मेटेलिक स्फीयर ले रखा है। आप इस पे अगर लगातार एनर्जी, लाइट एनर्जी को इंसिडेंट कराएं, लाइट को इंसिडेंट कराएं, एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते रहे। आप बोल रहे हो कि इनिशियली जो बॉडी थी वो न्यूट्रल, अगर आपने ले लिए, सपोज इनिशियली जो बॉडी थी वो न्यूट्रल थी, इनिशियली न्यूट्रल थी। अब अगर उस बॉडी से कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव करा दिए, स्केप करा दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव हो जाने से अब आप क्या बोल सकते हो कि ये जो मेटल है इस पे नेट चार्ज कैसा हो गया होगा आफ्टर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पॉजिटिव, क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव चार्ज इससे क्या कर लिया है, रिमूव कर दिया है। तो इस केस में भी तो आपने क्या किया, फाइनली बॉडी को चार्ज कर दिया है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के थ्रू आपने चार्जिंग की है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर फील्ड एमिशन एक केस आ रहा है, फील्ड एमिशन। अभी यहाँ पर फील्ड एमिशन के ऊपर मैंने यहाँ पर दो स्टार लगाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये दो स्टार मैंने लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं, उसका एक ही रीजन है कि ये अभी ये जो पॉइंट है इसको हम क्लियर करेंगे, बाद में क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल अभी इस पॉइंट पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी हम ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं
जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ने वाले, अगले 1-2 लेक्चर में पढ़ने वाले। तो वापस से वहां पर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल इसको नहीं एक्सप्लेन करना। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप भी, क्या है इसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, 2 लाइन मैं आपको लिखा दूंगा। नेक्स्ट आ रहा है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन क्या होता है? तो थर्मोनिक एमिशन भी सिंपली ऐसा ही है। इसमें क्या कर रहे हैं, लेट एक स्फीयर था, इनिशियली कैसा है, न्यूट्रल है। एक स्फीयर है और इनिशियली कैसा है, न्यूट्रल है। 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Okay. एक स्फीयर है, इनिशियली न्यूट्रल है, हमने इसको क्या किया, हीट अप करना स्टार्ट किया। हम क्या करना है, इसको हीट अप करना है। जैसे जैसे हम इस स्फीयर को हीट अप करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करना है। वो जो हीट एनर्जी है जो हम इस स्फीयर को सप्लाई करेंगे वो इसके अंदर के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तक पहुंचेगी, सो दैट कि आप बोल सकते हैं जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन तक भी वो हीट एनर्जी पहुंचेगी। तो अगर लगातार आप इस स्फीयर को हीट देते रहेंगे तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, और बढ़ते बढ़ते उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो सकती है सो दैट कि वो बाकी के जो एटम्स हैं, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के जो फर्दर जो वहां पर बल्क ऑफ द मटेरियल में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उन सब के अट्रैक्टिंग जो पुल है उसको ओवरकम करके सरफेस से जंप करके बाहर आ जाए। आप अगर लगातार इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ाते रहेंगे तो फाइनली क्या होने वाला है, वो एस्केप करने वाला है सरफेस से। तो अगर आप लगातार इस स्फीयर को हीट अप करेंगे तो कुछ टाइम में तो आपको ऐसा एक रिजल्ट मिलेगा कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, एस्केप कर गए, और अगर ऐसा हो गया तो उस पर क्या आ गया, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है क्या? इस तरह का कुछ केस बन रहा है हीट अप होने के बाद। तो अभी इस केस में जब आपने किसी स्फीयर को, किसी मेटल को लगातार हीट अप किया सो दैट उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो उस पे नेट चार्ज नॉन जीरो आ गया। अब इस केस में आपने जिस जो मेथड यूज किया है बॉडी को चार्ज करने के लिए, उसको हम सिंपली बोल रहे हैं दैट इज थर्मोनिक एमिशन। क्या हुआ है, थर्मोनिक एमिशन हो रहा है। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। कंडक्शन के लिए आपको दिख रहा है कि डायग्राम वहीं पे साइड में बना रखा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप ये डायग्राम बना सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। थर्मोनिक एमिशन के लिए आप नीचे वाला डायग्राम बना सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। फील्ड एमिशन के लिए 2 लाइन छोड़ देंगे, इसको फर्दर आगे लिखेंगे। देखिए, अभी हमने फिलहाल ये समझा कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देन किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे देंगे, दैट मीन चार्जिंग कैसे करेंगे। ये 3 चीजें हमने मेजरली अभी इस चैप्टर में समझी है। अब फर्दर बात हो रही है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, ये हम जानते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है, देन उसका मेजरमेंट कैसे होगा। मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं डिटेक्शन करना है, चार्ज है या नहीं, अगर अगर है तो उसको मेजर करना है। तो ये दोनों चीजें अगर हमको करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं कि ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनका यूज कर सकते हैं हम चार्ज के डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के लिए। क्या क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। क्लियर है क्या? ये 4 डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। उनमें से यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक जो डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी सिंपली ये वाली डिवाइस हमको पढ़नी है क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही आपको दिखने वाले हैं। ओके, क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है साइड में, आपको सिर्फ डायग्राम ही अभी यहाँ पर देखना है। देखिए भाई, डायग्राम ध्यान से देखिए क्या है। अभी यहाँ पर डायग्राम का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। मैं इसके अंदर जो अरेंजमेंट है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक एक ग्लास का यहाँ पर आपको दिख रहा है वेसल है। उस ग्लास वेसल के अंदर इस वाली पोजीशन पे देखिए, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 2 स्ट्रिप्स हैं, गोल्ड की बनी हुई 2 स्ट्रिप्स हैं। दिख रही है आपको? ये 2 स्ट्रिप्स यहाँ पर हमने यूज की हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। ये एक कॉमन पॉइंट है जहां पर ये कनेक्टेड है। इसको साइड में अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक
कॉमन पॉइंट था, इस कॉमन पॉइंट से दो गोल्ड की स्ट्रिप्स हैं जिनको यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, एक ये और एक ऐसे ये आ रही है। क्लियर है क्या? ये दो स्ट्रिप्स हैं। देन ये वाला जो पोर्शन है, मिडिल वाला ये जो पोर्शन देखिए डायग्राम में, देखिए एक्चुअल डायग्राम में, उससे यहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड है मेटल की जो जा रही है। देन ये रॉड फर्दर यहाँ पर वापस से एक मेटेलिक बॉल के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन यहाँ से लेकर के, इस मेटेलिक बॉल से लेकर के इन गोल्ड लीव्स तक, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल्स का ही बना हुआ है। ओके, ठीक है, समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? साइड में मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको किस तरह की एक अरेंजमेंट है कि ये कंडक्टिंग पार्ट है पूरा, और यहाँ पर क्या है फर्दर, यहाँ पर ये एक मेटेलिक बॉल है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो गोल्ड लीव्स है, ये दो बहुत ही थिन लीव्स हैं, दो बहुत ही थिन स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इनको आप सिंपली इस तरह से हैंग करेंगे तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। तो देखिए साइड व्यू दिखाएं, अगर साइड व्यू से आपको दिखाए कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये वाली गोल्ड लीफ एज वेल एज ये वाली गोल्ड लीफ दोनों क्या रहना चाहिए था, वर्टिकल रहना चाहिए था। जस्ट क्लियर है क्या? तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आप यहाँ पर सिंपली इसको रखे हुए हैं, आइसोलेटेड रखे हुए हैं कहीं से, तो आपको दिख रहा होगा ये गोल्ड लीफ दोनों सिंपली ऐसे वर्टिकली हैंग कर रही है। अगर हमें एक रॉड दी जाए और हमसे पूछा जाए कि चेक करिए कि क्या इस रॉड पे कोई चार्ज है, अगर आपको सिंपली ये चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस चार्ज रॉड को इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की इस वाली बॉल के क्लोज लेकर के आएंगे। कांटेक्ट नहीं कराना है हमको, हमको सिंपली इसके क्लोज लेकर के आना है। जैसे ही हम इसके क्लोज लेकर के आएंगे, देखिए इस वाले डायग्राम में, देखिए ये वाला जो डायग्राम है इस पे देखिए, इस वाले डायग्राम में जैसे ही हम इसको क्लोज लेकर के आएंगे, क्लोज लाते ही आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए जैसे ही हम इसको क्लोज लाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कंडक्टिंग, पूरा का पूरा पार्ट कंडक्टिंग था। तो इस पूरे के पूरे पार्ट में जहां पे भी जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के क्लोजेस्ट एंड पे आना चाहेंगे। दैट मीन यहाँ पर आना चाहेंगे। यहाँ पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे, ओके ये समझ में आ रहा होगा आपको ये पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट होना चाहेगा, तो इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, पुल होकर के इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोजेस्ट सरफेस पे आगे होंगे। अगर ऐसा होगा तो रिजल्टिवली आप ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फारदेस्ट पोजीशन पे भी जाना चाहेगा। अब इस लोकेशन से फारदेस्ट पोजीशन कौन सी है, ये वाली है क्या, ये लीव्स वाली। दैट मीन जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, लीव्स पे। समझ पा रहे हैं पॉइंट? अगर ये पॉजिटिव चार्ज लीव्स पे पहुंच गया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रिपेल भी करता है आपस में। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले दोनों लीव्स की मैं नेमिंग कर रहा हूँ, लेट इधर का पार्ट जो है इसको पार्ट ए बोला है, इधर का जो पार्ट है इसको पार्ट बी बोला है। पार्ट ए में जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो पार्ट बी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने वाला है? अगर ये रिपेल करेगा तो आपको दिख रहा है रिपेल करने का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे अगर पार्ट ए के पॉजिटिव चार्ज ने पार्ट बी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, तो उस केस में तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनने वाला है, ये जो लीफ है एंड ये जो लीफ है, ये दोनों क्या हो गई, इस तरह से कुछ बेंड हो गई। समझ पा रहे हैं क्या? इनमें आपको दिख रहा है कि अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाने चाहेंगी, दूर जाने मतलब डाइवर्ज होंगी। तो अगर ये रॉड चार्ज होगी तो आपको यहाँ पर इन लीव्स में, यहाँ पर आपको क्या दिखने वाला है, डाइवर्जेंस दिखने वाला है। लीव में क्या दिखेगा आपको, डाइवर्जेंस दिखने वाला है अगर ये रॉड चार्ज होगी तो। बट अगर ये रॉड चार्ज नहीं थी, लेट रॉड चार्ज नहीं थी, इन दैट केस क्या होने वाला है, आप रॉड को लाएंगे, उसमें कोई चार्ज नहीं था, सो दैट किसी तरह का चार्ज का इंडक्शन नहीं हुआ, और अगर कोई भी चार्ज का इंडक्शन नहीं हुआ तो फर्दर कोई डाइवर्जेंस वो नहीं होगा। तो अगर हम किसी बॉडी को इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मेटेलिक बॉल के पास लेकर के आए और उसके क्लोज लाते ही यहाँ पर डाइवर्जेंस हमको दिखा लिप्स में, तो इससे ये प्रूव हो गया कि इस बॉडी पर चार्ज है। दैट मीन हम यहाँ पर इस तरह से सिंपली डिटेक्ट कर सकते हैं बॉडी में चार्ज है या नहीं। समझ पा रहे हैं पॉइंट? तो अभी इस तरह का एक यहाँ पर रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं, इसको ही हम बोल रहे हैं दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं आती इस पे बेस्ड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए हैं। क्या है यहाँ पर, इसको भी लिख लीजिए
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल metal rod. It consists of a vertical metal rod, usually made up of brass. From its end, two parallel strip of thin flexible gold leaves keep hanging. इस तरह का हमने एक अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है. ओके, देन इसके बाद फर्दर वर्किंग क्या होती है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई हुई है. तो अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप डायग्राम बना सकते हैं वो वाला, एंड वर्किंग के अंदर जो अभी मैंने आपको समझाया वो लिख सकते हैं आप, साथ में ये डायग्राम बना सकते हैं. ओके, तो नोट करना है फर्दर, आपको नोट कर लीजिए. कोई डाउट अगर किसी को आ रहा है तो पूछ सकते हैं. नोट करिए भाई आप, मैं अलग से एक पॉइंट लिख रहा हूँ वर्किंग के लिए. if on place if on placing the known body close to the gold leaf electroscope, देखिए क्या है, सम स्पेशल पॉइंट्स इन एसआई यूनिट. एसआई यूनिट यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर आपने जो पढ़ी उसकी बात हो रही है. इन एसआई यूनिट चार्ज इज अ derived फिजिकल क्वांटिटी while मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, क्लियर है क्या? आपको ये पॉइंट तो पता ही है. चार्ज जो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है ना. आपको ये जो रिजल्ट लिखा था कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता था, वहां से Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता था. हमने करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना हुआ था. उसके बेसिस पे चार्ज को हमने क्या माना हुआ था कि चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखें, इस पॉइंट को समझिए. चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट. ये पॉइंट कहां से आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसको भी समझिएगा. कि जब हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आपने ये एक फॉर्मूला देखा होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. देखा होगा, सबने ही देखा होगा. E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो लेट अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी फिनोमेना के अंदर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए, तो आप बोल सकते हैं कि मास तो कंजर्व नहीं रहा. जो पहले आपने मास ले रखा था, लेट उसमें से कुछ मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो टोटल मास तो कंजर्व नहीं रहा, है ना. बट चार्ज कंजर्व रहेगा हमेशा. कोई भी इक्वेशन हो, किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन हो, इवन न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा चार्ज कंजर्व मिलने वाला है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट
देखिए ये है थर्ड वाला पॉइंट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था एक बार कि ऐसे पार्टिकल्स तो नेचर में हमको मिले हैं जिनमें मास तो होता है, चार्ज नहीं होता, बट अभी तक ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला जिसमें चार्ज हो और मास ना हो। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सिंपली कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन and not attraction, as attraction may also take place. True test of electrification is repulsion and not attraction, as attraction may also take place between a charged body and an uncharged body। ये क्या पॉइंट है, इसको समझते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ, लेट देखें, सपोज करिए कि एक बॉडी थी, बॉडी ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। एक बॉडी थी, बॉडी बी। बॉडी ए चार्ज है, इसमें डाउट नहीं है, इसमें डाउट नहीं है, ये हमको दिख रहा है। बॉडी बी हमारे पास जो है ये अननोन है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली इसमें चार्ज है या नहीं है। लेट अगर हम बॉडी ए के पास बॉडी बी को लेकर के आए और हमने देखा कि बॉडी ए एंड बॉडी बी दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा, तो इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि बॉडी बी चार्ज है। दैट मीन हमने अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स तो एक्सपीरियंस किया, बॉडी ए एंड बॉडी बी के बीच में लग रहा है, बट इससे अभी भी ये गारंटी नहीं है कि बॉडी बी चार्ज है ही। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी बी न्यूट्रल हो, उसके बावजूद उस पर क्या लग रहा हो, एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स। कैसे हो रहा है ऐसा, इसको समझिए। जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेकर के आते हैं, तो इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज आपको पता है चार्जेस क्या होते हैं, इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो इस केस में जो निगेटिव चार्ज है उस वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया है। अभी आप देखोगे कि जितना निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है। बट निगेटिव चार्ज ये वाला जो था, अभी इस बॉडी बी को देखो, बॉडी बी में ये जो निगेटिव चार्ज है -Q, ये तो इस चार्ज डॉट के ज्यादा क्लोज है, जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है बॉडी बी पर, ये इस चार्ज डॉट से थोड़ा सा दूर है। तो अभी आप बोल सकते हो कि -Q चार्ज जो है वो ज्यादा क्लोज था, इसलिए इस पे ज्यादा फोर्स लगा अट्रैक्टिव नेचर का। इस +Q को देखें अगर, तो इस पे रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा होगा इस रॉड की वजह से, बट ये जो रॉड थी ये तो इससे ज्यादा दूर थी, तो इस +Q पे जो रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा होगा वो थोड़ा सा कम था। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि अगर इस केस में हम देखें तो बॉडी ए ने बॉडी बी पे दोनों ही पार्ट पे फोर्स तो लगाया, बट इस पे जो निगेटिव चार्ज था वो ज्यादा क्लोज था, तो निगेटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगा, तो नेट फोर्स कैसा निकल कर आ गया, अट्रैक्टिव नेचर का। तो ये जो आपने फॉर्म, ये जो यहाँ पर एग्जांपल आपने देखा है, इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन जो हो सकता है, अट्रैक्शन किन दोनों बॉडीज के बीच में पॉसिबल है, एक चार्ज बॉडी हो एंड दूसरी भी चार्ज बॉडी हो, तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए दोनों में। और एक चार्ज बॉडी हो एंड दूसरी न्यूट्रल बॉडी हो, तो भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। बट रिपल्शन के केस में ऐसा नहीं होता। रिपल्शन तभी होगा, केवल और केवल तभी होगा जब दोनों ही बॉडीज चार्ज हो, और वो भी जब दोनों में सेम नेचर का चार्ज हो। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो अभी अगर हमें कभी भी दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन होता हुआ दिख रहा है, तो अब हम यहाँ पर ये गारंटी ले सकते हैं कि दोनों ही बॉडीज जो होंगी वो चार्ज होंगी। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर हमने देख रखा है, ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ से ही आया है, इसी फॉर्मूले के थ्रू आया, इसी मेथड के थ्रू आया है कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन and not attraction, as attraction may also take place between a charged body and an uncharged body. ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट और आ रहा है, टाइम हो गया आपका, एक नेक्स्ट पॉइंट और आ रहा है, लास्ट पॉइंट है, स्पेसिफिक चार्ज Q/m। देखिए किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लेट अगर चार्ज है Q एंड इस चार्ज पार्टिकल का मास है m,
तो Q बाय M का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट गिवन पार्टिकल। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो स्पीड बढ़ने के साथ हमेशा क्या होगा, देखिए आपने ये एक रिजल्ट देखा था Q एंड M के लिए, जब आप किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से मूव कराएंगे तो भी उसका जो चार्ज है वो इनवेरिएंट बना रहता है, वो वेरी नहीं करता। लेकिन जब आप किसी चार्ज बॉडी को, किसी बॉडी को बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो उसका मास क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अभी इस रेशियो में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एम बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो रहा होगा, लगातार टाइम के साथ कम हो रहा होगा।